Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me, Saddam Ashraf, and I hope so that my all friend absolutely fine. Friends, today we are going to discuss about nuclear physics 1 BS physics 7 semester. आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स 1 BS फिजिक्स 7 सेमेस्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है जी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को बहुत ही डिटेल से समझेंगे और बहुत ही इजी अप्रोच में समझेंगे। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपके सामने आज के लेक्चर की आउटलाइन रखना चाहता हूँ। तो आज के लेक्चर की आउटलाइन है व्हाई वी स्टडी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का मुताला क्यों करते हैं, what is mass spectrograph, principle, construction, diagram, and last one is working. So these are the outline of our today lecture. So let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी why we study mass spectrograph. हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का मुताला क्यों करते हैं, आखिर हमें क्या ज़रूरत दरपेश आई कि हमने मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की तरफ रुख किया और इसकी हम स्टडी करना शुरू की। तो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की हम स्टडी इसलिए करते हैं, देखिए जी, हम आइसोटॉप्स के बारे में जानते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के एटॉमिक न्यूक्लियाई, या हम उनको एटम्स भी कह सकते हैं या न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटॉप्स का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सबकी सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, लेकिन उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब देखिए जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आइसोटॉप्स की सेम है, एक जैसी हैं, चेंज नहीं हुई, तब्दील नहीं हुई, तो इसका मतलब ये साबित हुआ कि हम आइसोटॉप्स को सेपरेट नहीं कर सकते, उनको अलग अलग नहीं कर सकते। अगर अलग अलग नहीं कर सकते तो हम उनकी स्टडी नहीं कर सकते, उनमें हम फ़र्क वाज़ह नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारे पास एक मेथड बचा, फ़िज़िकल मेथड। अब फ़िज़िकल मेथड में क्या है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होती है। अगर डिफरेंट है तो आइसोटॉप्स भी डिफरेंट हो गए, अगर आइसोटॉप्स डिफरेंट है तो उनकी स्टडी अलग अलग करना हमारे लिए आसान होगी। तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइसोटॉप्स की वो सेम होती हैं, जिसकी बेस पे हमारे पास कोई केमिकल मेथड नहीं जिसकी बेस पे हम आइसोटॉप्स की स्टडी कर सकें, उनको सेपरेट कर सकें। और बाकी बचता है हमारे पास फिज़िकल मेथड, जिसकी मदद से हम आइसोटॉप्स को सेपरेट कर सकते हैं, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, उनके मैसेज को मेजर कर सकते हैं, और इन्हीं सारी रीजंस की बेस पे हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का मुताला करते हैं। सो दिस इज़ द फिजिकल मेथड आर यूज टू सेपरेट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कैन नॉट सेपरेट बाय केमिकल मेथड्स, वी कैन इजीली एक्यूरेटली मेजर्ड आइसोटॉप मैसेज, सो दैट्स व्हाई वी कैन स्टडी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इन्हीं सब बेसिस रीज़न की वजह से हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का मुताला करते हैं। अगली स्लाइड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। जैसा कि हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में प्रीवियस स्लाइड में भी सीख चुके हैं कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी बेस पे हम आइसोटॉप्स के मैसेज को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं ताकि हम उनकी अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। द मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द मैसेज एंड रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इट इज़ आल्सो यूज टू सेपरेट आइसोटॉप्स, और इसकी मदद से हम आइसोटॉप्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। जब तक हम आइसोटॉप्स के जो समझने के लिए, इसको अलग अलग करने के लिए, अगर इसके हम बेसिक प्रिंसिपल को नहीं समझते तो हमें मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से हम इसको नहीं समझ सकते। तो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर कोई प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल, यानी कि परपेंडिकुलरली कोई अगर चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड पे एंटर होता है तो वो सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। द परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड मूव इन सर्कुलर पाथ अंडर एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज द प्रिंसिपल ऑफ द मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये हमारे पास इसका बेसिक सा प्रिंसिपल है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का। अगली स्लाइड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में एक इसका आयन सोर्स है जहाँ पे हम आयनाइजेशन करवाते हैं और आयंस को प्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद इसका डिटेक्टर है जहाँ पे हमें इस मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की आउटपुट मिलती है।
तो वोल्टेज सोर्स है जिसकी वजह से हम आयंस को एक्सेलरेट करवाते हैं क्लाउड चैम्बर, और उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास आउट ऑफ पेपर है। तो ये इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है मास स्पेक्ट्रोग्राफ की। अगली स्लाइड में हमारे पास यहाँ पे डायग्राम इसकी मौजूद है, हम देखते हैं जी। यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि हमारे पास आयन सोर्स होता है। यहाँ पे देखें ये आपके सामने आयन सोर्स है। यहाँ पे हमारे पास ये पोटेंशियल हमारे पास लगाया हुआ है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आयंस को एक्सेलरेट करवाते हैं। इसके बाद हमने स्लिट्स यूज़ किए, ये क्लाउड चैम्बर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउट ऑफ पेपर है। यहाँ पे ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टर है जहाँ पे हमें आउटपुट मिलनी है इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ की। तो यहाँ पे इसकी सिंपल सी थोड़ी सी वर्किंग सीखते हैं या फिर इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने आयंस को प्रोड्यूस करवाना है, यहाँ पे आयन प्रोड्यूस होंगे, आयनाइजेशन होगी। इसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसकी मदद से ये जो आयंस हैं ये एक्सेलरेट होंगे। जब एक्सेलरेट होंगे तो जाहिर सी बात है ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। आगे स्लिट्स लगी हुई, इन स्लिट्स में देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और दूसरी स्लिट यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो यहाँ पे ये जो स्लिट है इनका काम ये होगा कि ये आयंस को एक बीम की फॉर्म देंगे, यानी कि ये आयंस जो हैं ये डिस्पर्स ना हो, अलग अलग लो, सेपरेट ना हो, ये एक ही बीम में जाएं, एक ही फोकस वे में जाएं। तो यहाँ पे ये जो आयंस हैं ये स्ट्रेट लाइन की बजाय ये सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाते हैं और हमें यहाँ पे ये डिटेक्टर पे यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और इन आयंस की जो वेलोसिटी है, यहाँ पे एंगल्स है 90 का, यानी ये एक दूसरे के हिसाब से परपेंडिकुलर है। इनकी वेलोसिटी आयंस की और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये एक दूसरे के हिसाब से परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो आयंस हैं ये ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में ये बेंड हो जाती है और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है इनमें, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का भी यही काम होता है कि किसी भी चीज़ को दायरे में घुमाना या सर्कुलर पाथ में बेंड कर देना, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बेसिक सा प्रिंसिपल भी कह लें या फिर इसकी वर्किंग कह लें। आगे फर्दर हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी हमारे पास यहाँ पे इसकी वर्किंग है। तो वर्किंग में सिंपल क्या हमारे पास यहाँ पे ये आयन सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे आयंस आयनाइजेशन होगी, वेपर्स फॉर्म से यहाँ पे आयनाइजेशन होगी और आयनाइजेशन के बाद ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स ये जो इसके आयंस हैं ये एक्सेलरेट होंगे। अब जब ये एक्सेलरेट होंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी। यहाँ पे ई चार्ज है और हमारे पास वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये वाला जो रिलेशन है असल में ये हमारे पास आया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो वहाँ से अगर हम डब्ल्यू को निकालें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और क्यू हमारे पास यहाँ पे चार्ज और वी हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और उस वर्क डन को हम यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में ले रहे हैं। तो जब यहाँ पे आयंस यहाँ पे एक्सेलरेट होंगे तो उनकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv² हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/2 mv² हम इसमें पुट कर देंगे। तो अगली स्लाइड में इसकी हम रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए जी हमारे पास आ गया 1/2 mv² इज इक्वल टू ई इंटू वी। तो यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, v² इज इक्वल टू 2 ई वी ओवर एम। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। राइट, अब हमारे पास क्या होगा कि जब ये जो आयन्स हैं, जब ये आयन इस क्लाउड चैम्बर में एंटर होंगे तो एंटर होते ही इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी, इंजर्ट होगी, इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी इन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज आयन्स भी यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी डायरेक्शन और ये जो ये जो आयंस निकल है इनकी जो वेलोसिटी है उनमें 90 का एंगल है, यानी वो एक दूसरे के हिसाब से परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। ए हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होता है। अगर उसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा यानी कि थीटा यहाँ पे वेलोसिटी
और फील्ड के दरमियान 90 होता है, तो साइन थीटा 90 जो हमारे पास होता है, साइन 90 वो 1 होता है। तो हमारे पास सिंपल आ जाता है क्यू वी बी, और क्यू हमारे पास यहाँ पे चार्ज होता है, ठीक है, ई जिसको हम ई लिखते हैं, वी और बी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स और सेंटीपिटल फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स भी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में यहाँ पे बेंड हुए हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। तो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू हमारे पास होती है mv² ओवर आर होती है, और ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ई वी बी आ गई। तो इनको हमने यहाँ पे इनको रीअरेंज किया, तो हमने यहाँ से v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू को अलग कर लिया। जब अलग किया तो दोनों साइड पे हमने स्केयर लिया, ये भी हमारे पास वेलोसिटी का स्केयर है, ये भी हमारे पास वेलोसिटी का स्केयर है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जब इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मैस, रेडियस और ये जो हमारे पास बी है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनके दरमियान हमें रिलेशन मिल जाएगा। ये हमारे पास है जी इसका पाथ रेडियस है, ये m1 का, जो कि हमारे पास r1 है। इस तरह से अगर हम r2 भी लगा सकते हैं m2 का। तो इस सारी चीज़ों का हम अगली स्लाइड में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मौजूद है जी इक्वेशन 1 और 2 का हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया है, m इज इक्वल टू ई आर स्केयर ओवर 2v इंटू बी स्केयर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हमारे पास पाथ रेडियस बढ़ता है तो उस आइसोटॉप का मैस भी बढ़ता है। अगर पाथ रेडियस कम होता है तो उसका आइसोटॉप का जो मैस है वो भी कम होता है। एक तो बात यहाँ पे ये चीज़ होगी। लेकिन अगर हम एक ही आइसोटॉप के एटम्स की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये होगा कि चार्ज भी उसका कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस भी उसका कांस्टेंट हो जाएगा, एक जैसा होगा, पोटेंशियल भी उसका जो है वो भी कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। तो जो B है, अगर ये हमारे पास पूरी की पूरी जो टर्म है जो ब्रैकेट में लिखी हुई है कांस्टेंट हो गई है, ये एक जैसी हो गई है, ये सेम हो गई है, तो रिलेशन क्या बनेगा, मैस का प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी स्क्वायर के साथ। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जो कि हमें आउटपुट मिला है डिटेक्टर से, और इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए जी हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस हमने आउटपुट ली है जो कि हमें डिटेक्टर से मौसूल हुई है, और अलोंग एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे क्या लिया जी, फील्ड लिए जो कि हमारे पास बी है, ठीक है। अब इस ग्राफ से हम देखेंगे कि हमें आउटपुट क्या मिली है डिटेक्टर से, और ये हमें यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम सारी चीज़ों में यहाँ पे डिफरेंस सारी चीज़ों में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नियॉन एक एलिमेंट है और उसके 3 तरह के हमें आइसोटॉप्स मिले हैं, 20, 21, 22 मिले हैं। तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि ये जो अलोंग वाई एक्सिस है ये अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स है, ठीक है। अबंडेंस का मतलब ये है कि एक सेकंड में हमें कितने जो इसके अबंडेंस मिली है, आइसोटॉप्स की मिली है, कि यानी कि कौन से आइसोटॉप्स जो हैं मैस वाले सबसे ज़्यादा हमें आउटपुट में मिले हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो 20 है ये हमें सबसे ज़्यादा मिला है एज़ कम्पेयर 21 और 22, यानी कि इस वाले 20 जिसका ऐसा आइसोटॉप जिसका 20 मैस है नियॉन में, उसकी जो अबेंडेंस है वो सबसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर 21 और 22। और इसी तरह से एक ऐसा एलिमेंट जिसका आइसोटॉप का मैस नंबर 22 है, उसकी अबंडेंस थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू 20, और सबसे जो कम अबंडेंस किसकी है वो 21 एलिमेंट जो कि हमारे पास आइसोटॉप है का मैस नंबर सॉरी जो मैस है हमारे पास 21, उसकी अबंडेंस सबसे कम है। तो ये हमने सिंपल सा ग्राफ में ये देख लिया कि हमें सबसे ज़्यादा अबंडेंस किस एलिमेंट के आइसोटॉप की कौन से मिल रही है, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास नियोन है और उसका जो आइसोटॉप है वो हमारे पास उसका जो मैस है वो 20 है, उसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू 21 और 22। तो ये हमने देख लिया मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से आइसोटॉप्स को सेपरेट भी कर लिया, और उनके मैसेज की बेस पे भी उनको सेपरेट कर लिया, उनके मैसेज भी हमने मेजर कर लिए, 20 मिला, 21 मिला, 22 मिला, और उनकी अबंडेंस को भी देख लिया कि सबसे ज़्यादा हमें कौन से आइसोटॉप्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।